भारत की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश की कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। खालिदा जिया के जेल में रहने के दौरान तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी और तारिक रहमान पर यह आरोप बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने लगाया है। बांग्लादेशी समाचार पत्र बिल्टज के संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने शनिवार 10 अगस्त 2024 को रिपब्लिक टीवी के एक शो में यह दावा किया। चौधरी ने डिबेट के दौरान कहा कि लंदन में हुई यह गुप्त बैठक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार के इस दावे पर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, यह गंभीर मामला है। बालक बुद्धि को इस यात्रा के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने किससे मुलाकात की। भाजपा नेता सरदार RP सिंह ने भी राहुल गांधी से सवाल किया है। सरदार RP सिंह ने सोशल मीडिया साइट X पूर्व में ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी को लंदन में BNP के तारिक रहमान के साथ अपनी बैठक के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। क्या उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंदुओं के नरसंहार को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था? यह जानकारी बांग्लादेश में बैठे बिल्टज के संपादक सलाहुद्दीन चौधरी ने साझा की है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहीन सिन्हा ने लंदन में खालिदा जिया के बेटे के साथ राहुल गांधी की मुलाकात की खबरों को गंभीर बताते हुए मांग की है कि कांग्रेस को तुरंत यह बताना चाहिए कि क्या यह मुलाकात हुई थी और अगर हुई थी तो उसका एजेंडा क्या था। तुहीन सिन्हा ने कहा कि बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है कि पिछले महीने लंदन में राहुल गांधी और खालिदा जिया के बेटे की मुलाकात हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने बांग्लादेश में चल रहे आंदोलन को ग्रीन सिग्नल दिया था, यानी हरी झंडी दिखाई थी। तुहीन सिन्हा ने आगे कहा कि गुरुवार 8 अगस्त को राहुल गांधी एक प्रतिनिधि मंडल से मिले थे जिसमें अर्थशास्त्री जयाद्रेज शामिल थे और यही जयाद्रेज अगले ही दिन 9 अगस्त को फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए। यहां उनके साथ बांग्लादेश में सिविल वॉर की हमेशा से वकालत करने वाले नदीम खान भी मौजूद थे। तो क्या जब बांग्लादेश में हिंदुओं की जान खतरे में थी उस समय 8 अगस्त को राहुल गांधी दिल्ली में अपने घर पर इन लोगों को अगले दिन के प्रोटेस्ट के बारे में गाइड कर रहे थे? उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राहुल गांधी के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इस वर्ष 31 मार्च को राहुल गांधी ने कहा था कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो देश में आग लग जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अब जो नए खुलासे सामने आ रहे हैं उसके बाद राहुल गांधी को एक बार फिर से अपने बयान को स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनके इस बयान का अर्थ क्या था। क्या वाकई राहुल गांधी बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में चाहते थे? कांग्रेस पार्टी की अर्बन नक्सल मानसिकता को लेकर इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता पर तंज कसा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता का मसला उठाया है। इस बार उन्होंने PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया। स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि मोदी और शाह राहुल गांधी को क्यों बचा रहे हैं जबकि वे विदेशी नागरिक हैं जिन्होंने 2003 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की और लंदन में बैक ऑप्स नाम की कंपनी शुरू की। उनकी भारतीय नागरिकता अमान्य है। अगर मोदी उन्हें बचाना जारी रखते हैं तो मुझे उनके खिलाफ केस दर्ज करना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के साथ 2019 में गृह मंत्रालय के विदेश विभाग की ओर से जारी लेटर भी जारी किया है। यह लेटर स्वामी की शिकायत के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिखा गया था जिसमें उनसे सफाई मांगी गई थी। एक अन्य ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लंदन में फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी अटैच की है। इसमें भी उन्होंने राहुल गांधी के साथ PM नरेंद्र मोदी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की घेराबंदी की है।
स्वामी ने लिखा कि यह राहुल गांधी की ओर से ब्रिटिश नागरिक के रूप में ब्रिटिश सरकार को दाखिल किया गया वार्षिक रिटर्न है। क्या सोनिया की ओर से मोदी को कार्रवाई न करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी ने इनकम टैक्स रिटर्न की तस्वीर लगाई है। उसमें बताया गया है कि लंदन की कंपनी बैक ऑप्स राहुल गांधी के शेयर है। राहुल गांधी का पता 51 साउथगेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैम्पशायर बताया गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक और कंपनी का डायरेक्टर बताया है। इस डॉक्यूमेंट पर उनकी जन्म तिथि 19/6/1970 लिखी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पहले ही 2017 में राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठा चुके हैं। अब उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इसकी जांच की मांग की थी। अब बीजेपी नेता कार्रवाई नहीं करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठा चुके हैं। वे राहुल को ब्रिटिश नागरिक बताते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले नवंबर 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर यह सवाल उठाया था। स्वामी ने अपने इस लेटर में दावा किया था कि राहुल ब्रिटिश नागरिक है, ऐसे में उनकी भारतीय नागरिकता और संसद की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। स्वामी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां उन्होंने इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की, लेकिन अदालत ने यह अर्जी खारिज कर दी थी। जनवरी 2016 में पूर्व दिल्ली से बीजेपी सांसद महेश गिरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की नागरिकता पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। मामला समिति तक पहुंचा और इसकी जांच हुई। उसके बाद राहुल गांधी को जवाब देना पड़ा। समिति को दिए गए अपने जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि यह सिर्फ मेरी छवि खराब करने की कोशिश है। मैंने न कभी ब्रिटिश नागरिकता मांगी है और न ही रखी है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सितंबर 2017 में एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया था। तब स्वामी ने न सिर्फ इसे लेकर ट्वीट किया, बल्कि उन्होंने तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी एक चिट्ठी लिखी और कार्रवाई करने की मांग की थी। ऐसे में आपका क्या कहना है? इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर कांग्रेसियों का मुंह सिला हुआ है, खासकर राहुल गांधी का। हिंदू तो कांग्रेस से कोई उम्मीद रख ही नहीं सकता। बांग्लादेश में हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार किया जा रहा है। यह सब बांग्लादेश की नई सरकार के संरक्षण में हो रहा है। हिंदुओं के साथ हो रही इस अभूतपूर्व हिंसा का कांग्रेस समेत देश की सभी विपक्षी पार्टियों और उनके नेता न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, बल्कि बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल इन विपक्षी नेताओं और उनकी पार्टियों की कोई गलती नहीं है। यह सब तो पैदाइशी हिंदू विरोधी ही है। गलती उन हिंदुओं की है जो सब कुछ जानते हुए भी इन पार्टियों को वोट और सपोर्ट करते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में 5 अगस्त को वो तारीख बनकर सामने आई जिस दिन देश में तख्तापलट हुआ और प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। देश में पिछले महीने से आरक्षण के विरोध में आंदोलन चल रहा था, जो धीरे धीरे हिंसक हो गया। 4 अगस्त को देश में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन अगले दिन लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर आ गए। हालांकि अब देश में मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया है, लेकिन 5 अगस्त को देश में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। बांग्लादेश में 5 अगस्त को हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें सामने आई। हिंदू समुदाय के लोगों के घर तोड़ दिए गए, लूटपाट की गई, साथ ही उनके घरों और गोदाम में आग लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर टिप्पणी की थी और कांग्रेस पर हमला बोला था। अनुराग ठाकुर ने कहा था, कांग्रेस गाजा में हुए हमले पर तो बोलती है, लेकिन हिंदू लोगों पर जब हमला हो रहा है तब कांग्रेस क्यों खामोश है? जिसके बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है। जयराम रमेश ने कहा, इस बात का संज्ञान लेते हुए बांग्लादेश के अंदर कुछ प्रभावशाली आवाजें उस देश की बहुधार्मिक विरासत के संरक्षण की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी वहां अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों और पूजा स्थलों पर हुए हमले की खबरों पर चिंता जताती है। जयराम रमेश ने आगे कहा, कांग्रेस को उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यक समुदायों में फिर से विश्वास पैदा करने के लिए कदम उठाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वह सुरक्षा, सम्मान और सद्भावना के माहौल में जीते रहे। जयराम रमेश ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी
इस मसले पर सरकार के साथ खड़े होने की पहले ही बात कह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इससे पहले बांग्लादेश पर चिंता जताते हुए कहा था, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसे लेकर हम सभी चिंतित हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए सवाल किया था, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को गाजा की चिंता तो है, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोलने में इनके होठ सील जाते हैं। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेसी आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस आरक्षण की सीमा 50% से आगे बढ़ाने की मांग पिछले कुछ समय से कर रही है। कांग्रेस ने SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर संबंधी सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले पर मोदी सरकार से रहम की गुहार लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को यह फैसला संसद के माध्यम से तत्काल निरस्त करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि क्रीमी लेयर के फैसले को मान्यता नहीं देनी चाहिए। जब तक छुआछूत है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। खड़गे ने देश में बाबा साहेब के पूना पैक्ट के कारण दलित समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला। अब SC/ST के लोगों को क्रीमी लेयर का कहकर आरक्षण से बाहर निकालना उन पर बड़ा प्रहार है। आरक्षण के बावजूद हाई कोर्ट में दलित समाज के लोग नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट में नाम मात्र के लोग हैं और अफसरों के बड़े पदों पर भी कोई नहीं है। खड़गे ने कहा कि हर राज्य में ST/ST की सूची अलग होती है, इसलिए वर्गीकरण से किसको कितना फायदा नुकसान होता है, इस विषय में हम बारीकी से सोचकर कदम बढ़ाएंगे। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने कई बुद्धिजीवियों से भी चर्चा की है। इस विषय पर परामर्श समिति बनाएंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। वहीं तेलंगाना और कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने इस फैसले का स्वागत किया है। इन मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य के चुनावी गणित को साधने के लिए इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन खड़गे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और तो और बुरी तरह फंसने के बाद मोदी से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेताओं की सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद बड़ी बैठक भी हुई थी। यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल के अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। कांग्रेस के अधिकांश दलित नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कानूनी पहलुओं को विस्तार से समझाया। सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा भी इस बैठक में मौजूद थे। सिंघवी और तनखा ने राय दी थी कि यह एक राजनीतिक मसला है, इसलिए इसे राजनीतिक तौर पर ही लड़ा जाना चाहिए। इसके बाद बैठक में पार्टी के दूसरे नेता और इससे जुड़े विभिन्न पक्षों से विचार विमर्श करने का फैसला किया गया। इस साल कराए गए लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार आरक्षण और जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है। इसके लिए इसको लेकर लगातार सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। संसद में हुए मानसून सत्र के दौरान भी राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि हम जातीय जनगणना कराकर रहेंगे। दरअसल कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर SC/ST और OBC का समर्थन हासिल करना चाहती है। कांग्रेस पिछले कुछ समय से इस बात की मांग कर रही है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई आरक्षण की 50% सीमा को और बढ़ाया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी कि अगर कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो 14,300 करोड़ रुपए की 8 राजमार्ग परियोजनाएं बंद कर दी जाएगी। दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के चल रहे निर्माण में शामिल NHAI के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के CM भगवंत मान को वार्निंग भरी चिट्ठी लिखी है। देश के बेबाक नेता माने जाने वाले केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पंजाब की कानून व्यवस्था से नाखुश दिख रहे हैं, जिसको लेकर गडकरी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर भगवंत मान सरकार को चेतावनी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में उन्होंने NHAI अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर सरकार के कदमों पर सवाल उठाए हैं और राज्य की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए कहा है। इस पत्र में उन्होंने पंजाब के CM को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो NHAI राज्य में चल रही 8 NH परियोजनाओं को रद्द कर देगा।
गडकरी ने अपने पत्र में अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना पर हाल ही में हुई 2 घटनाओं के बारे में पता चला है। जालंधर जिले में एक ठेकेदार के इंजीनियर को बेरहमी से पीटा गया। घटना की एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी घटना लुधियाना की है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के एक ठेकेदार के कैंप पर कुछ लोगों ने हमला कर इंजीनियरों और कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की। लिखित शिकायत के बावजूद यह मामला अब तक दर्ज नहीं किया गया है। पत्र में केंद्रीय मंत्री ने अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तुरंत सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का अनुरोध किया है ताकि NHAI अधिकारियों का विश्वास बरकरार रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर इन स्थितियों में सुधार नहीं किया गया तो NHAI राज्य में चल रही 14,288 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को निलंबित कर देगा। बता दें कि पंजाब में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जैसी कई महत्वपूर्ण राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाएं चल रही है। इससे पहले NHAI पंजाब में 4 छोटे प्रोजेक्ट रद्द कर चुका है। इससे चिट्ठी के बाद हरकत में आए पंजाब सरकार के एक्शन के बाद पंजाब के IGP सुखचैन सिंह गिल ने इस संबंध में मीडिया को बताया, सीएम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। हमने SIT का गठन किया है और FIR दर्ज कर ली है। कानून व्यवस्था की स्थिति कंट्रोल में है। ऐसी 2 घटनाएं हुई है और अगर NHAI को जरूरत पड़ी तो हम सुरक्षा प्रदान भी करेंगे। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।